मनोविज्ञान की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे बेंजामिन ब्लूम्स ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या गोल्स दिया, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं सीधा टॉपिक के ऊपर जंप करूं, उससे पहले कुछ फंडामेंटल चीज़ें हमारे अंदर क्लियर हो जानी चाहिए। फंडामेंटल बातों में मैं सबसे पहले बात करूंगा एक्टिव लर्निंग की, जिसके अंदर दो सब टॉपिक में डिस्कस करूंगा। एक एक्सप्लोरेशन है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद हम सीधे बेंजामिन ब्लूम पे चलेंगे। एक्टिव लर्निंग क्या होती है? एक्टिव लर्निंग एक्सप्लोरेशन पे बेस्ड लर्निंग होती है। कोई कह सकता है कि एक्सप्लोरेशन क्या होता है। मुझे एग्जैक्ट इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसे समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं, आप बच्चों के साथ घूमने के लिए एक गार्डन में जाते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? गार्डन में घूमना, या मैं ये कहूँ कि गार्डन के अंदर जो कुछ भी है उन सब चीज़ों को देखना, जिसे आप एक्सप्लोरेशन कहते हैं। जैसे ही आप गार्डन में घुसते हैं, आप देखते हैं कि बच्चों के चेहरे पे एक अलग ही चमक है, क्योंकि उनके सामने जो कुछ भी है प्रकृति है। प्रकृति का अपना आकर्षण होता है। कोई कह सकता है कि प्रकृति में आकर्षण क्यों होता है? इसका एक रीजन है, क्योंकि नेचर में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, फ्लावर होते हैं, ये इसीलिए इतने रंग बिरंगे और खूबसूरत होते हैं ताकि ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। अब आपको लग रहा होगा कि इनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की क्या ज़रूरत है? आपको पता होगा, विज्ञान के अंदर आपने पढ़ाई होगा, एक कोई प्रोसेस होता है जिसे पोलिनेशन कहते हैं। कोई कह सकता है कि पोलिनेशन की क्या ज़रूरत है? पोलिनेशन की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर जीवन कैसे होगा? पोलिनेशन प्रकृति के अंदर कितना ज़रूरी है, मैं आपके सामने FAO का एक डाटा प्रस्तुत कर रहा हूँ। FAO क्या होता है? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये कहता है कि ये पोलिनेशन ही है, या ये कहें कि पोलिनेशन की उपयोगिता जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर 75% के आसपास ये बताता है। अगर दुनिया में पोलिनेशन नहीं हो तो समझ लीजिए एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन डिक्लाइन कर जाएगा। एक छोटा सा इंसेक्ट बड़ा खूबसूरत होता है, हम सब लोग जानते हैं, बटरफ्लाई। आपको क्या लगता है, अगर अचानक से दुनिया के अंदर बटरफ्लाई जैसा खूबसूरत सा ये इंसेक्ट अगर गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत लोगों को लगता है कि ये तो छोटा सा इंसेक्ट है, कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं, हम घरों में एप्पल से लेके कॉफ़ी तक यूज़ करते हैं, इन सभी के अंदर पोलिनेशन का प्रोसेस होता रहता है, और इस पोलिनेशन के प्रोसेस में बटरफ्लाई का योगदान अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि पोलिनेशन सिर्फ बटरफ्लाई से ही होता है, ये हवा से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, मनुष्य से भी हो सकता है, और तरीके के जानवरों से भी हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि बटरफ्लाई की सिर्फ एक ही स्पीसीज होती होगी, ऐसा नहीं है। आप जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पे जाएंगे, आप देखेंगे कि अकेले हमारे अपने देश के अंदर 1300 से ज़्यादा स्पीसीज जो हैं वो बटरफ्लाई की हैं। ऐसे में सोचिए इनका कितना बड़ा योगदान पोलिनेशन में हो सकता है। अब मैं उसी मुद्दे की बात पे आता हूँ कि एक्सप्लोरेशन, इससे क्या होता है? एक्सप्लोरेशन आपके अंदर एक क्यूरोसिटी जनरेट करता है। क्यूरोसिटी से क्या होता है? बच्चों के अंदर जितने तमाम तरीके की एबिलिटीज़ आप डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे इसेंशियल कंडीशन बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी का होना है।
जब आप एक बगीचे में होते हैं, आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं अलग अलग पेड़ों को छूना चाहते हैं, वो अलग अलग पत्तियों को टच करके देखना चाहते हैं, वो अलग अलग फ्रूट्स को देखते हैं और अलग अलग तरीके के इंसेक्ट देखते हैं, रेप्टाइल्स देखते हैं। घरों में हो सकता है उन्होंने सिर्फ एक ही इंसेक्ट देखा हो जिसे आप कॉकरोच कहते हैं, लेकिन जब वो बगीचे में आते हैं वो देखते हैं कि यहाँ तो कॉकरोच के अलावा भी बहुत सारे इंसेक्ट हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे होंगे जो कॉकरोच के साथ सिमिलरिटी रखेंगे, हो सकता है किसी के मूंछें हों। वो देखते हैं कि कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिनके पैर ही 4 हैं, किसी के 8 पैर हो सकते हैं, किसी के 2 पैर हो सकते हैं, किसी के पंख हो सकते हैं, किसी के और तरीके की डिसिमिलरिटीज़ हो सकती है। ये सब तरीके की वैरायटी जो है फ्रूट्स में भी हो सकती हैं, फ्लावर्स में भी हो सकती हैं। ये सब बच्चों के अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा करती है। क्यूरोसिटी किसकी? इंक्वायरी करने की। वो देखना चाहते हैं कि मेरे घर में सिर्फ एक कॉकरोच है, 2 मूछें हैं, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि उसी के तरीके के इंसेक्ट हैं, उनका कलर्स भी अलग है, उनकी आँखों का रंग भी अलग है, हो सकता है उनके पंखों का रंग भी जो है वो अलग हो। उसने घर के आसपास देखा है, बड़ी मुश्किल से कोई 2-4 वैरायटीज़ के पेड़ पौधे देखे होंगे, यहाँ वो देख रहा है कि बिल्कुल अलग अलग तरीके के पौधे हैं। किसी की पत्ती अलग है, किसी के फ्रूट्स अलग हैं, किसी के फ्लावर्स अलग हैं, किसी का कलर अलग है, किसी की हाइट अलग है। ये सब देख के उसके मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, वो उन सब चीज़ों की इंक्वायरी करना चाहता है। यही एक्टिव लर्निंग अप्रोच है। लेकिन इस अप्रोच के अंदर अध्यापकों के लिए भी या मेंटर्स के लिए भी एक चेतावनी होती है कि वो बच्चों के जब बगीचे में होते हैं तो उसको ये अपने माइंड में रखना चाहिए कि हर बच्चे की अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कुछ बच्चे होंगे आते ही जो हैं चीज़ों को टच करना शुरू कर देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेंगे, उनका इंटरेस्ट अचानक से जो है या क्यूरोसिटी जो है वो अचानक से जो है वो नहीं सामने आएगी, उनकी क्यूरोसिटी धीरे धीरे सामने आएगी। ये इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, ये टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चेतावनी होती है कि स्टूडेंट का जो लर्नर कर्व होता है, अब ये लर्नर कर्व क्या होता है ये मैं बाद में जाके डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये अभी हमारा विषय नहीं है। तीसरी चीज़ टीचर को करना चाहिए कि उसको बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस पूछने को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चनिंग जो है ये बच्चों के अंदर थिंकिंग प्रोसेस जो होता है उसको स्टिमुलेट करती है। अब मैं दूसरी सब हेडिंग पे आता हूँ, ये है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आप देखते हैं कि कुछ बच्चों का ऑब्जर्वेशन बड़ा कीन होता है और कुछ बच्चे का ऑब्जर्वेशन उतना कीन नहीं होता कंपैरेटिवली। ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? ऑब्जर्वेशन में हमारी सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, ये 5 तरीके की जो इंद्रियां होती हैं ये हमारे ऑब्जर्वेशन में इन्वॉल्व होती हैं। कोई कह सकता है कि एक 6 सेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैं चाहता हूँ कि बच्चों के लिए एक बार के लिए 5 सेंस ही रहने दीजिए, 6 सेंस की बात मत करिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो मैं बता दूं, 6 सेंस भी जो है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड होता है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने शेयर करूं। मेरी अपनी ही क्लास में एक कोई लड़की थी, मनोविज्ञान से उसने मास्टर किया था। उसने एक बार पूरे क्लास के सामने ही इस बात को शेयर किया था, मैं उसी की बात को कोट कर रहा हूँ। उसने कहा कि जब कोई लड़का एक लड़की को टच करता है तो लड़कियों के अंदर 6 सेंस होता है, वो समझ जाती हैं कि उसके टच से वो ये समझ जाती हैं कि लड़के के मन में क्या चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, ऐसा हो सकता है, कोई कोई ये बात जान सकता है और ये ऐसा नहीं है कि ये हर कोई जान सकता है। लेकिन उस लड़की ने कहा कि वो ये बता सकती है लड़के के टच से कि उसके मन में क्या चल रहा है।
इसके बाद में उस लड़की ने जो कहा, उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने कहा कि लड़कों तक तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर लड़के की बजाय कोई लड़की उसे टच करती है तो वो ये नहीं बता सकती कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये सिक्स सेंस है। होता है तो होता है, नहीं होता तो किसी में नहीं होता। अब मैं आता हूँ ब्लूम के क्लासिफिकेशन पर। ब्लूम ने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को 6 स्टेज में डिवाइड किया है। इन 6 स्टेजेस को मैं 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करता हूँ। पहले 3 का जो ग्रुप आएगा उसमें सबसे नीचे रिमेंबर है, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग है, और तीसरी स्टेज अप्लाई है। अब मैं आपको 2-3 स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि रिमेंबरिंग में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, और अप्लाई वाले पार्ट में क्या होता है। हम सब लोगों के जीवन में एक व्यक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो होता है दूध वाला। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी जुड़ी होती है। समस्या ये होती है कि ये दूध में पानी मिलाने का काम कर सकता है। मान लीजिए आपके परिवार में किसी व्यक्ति ने यह आपत्ति की है कि दूध वाला जो है आजकल दूध में ज़्यादा ही पानी मिला रहा है। आपने दूध वाले से बात की, लेकिन दूध वाले ने कहा कि नहीं, वो तो दूध जो है वो ठीक ही लेके आ रहा है, कोई पानी नहीं मिला रहा है। अब आपके सामने एक समस्या है। अब आप एक एजुकेटेड आदमी हैं, आप जानते हैं कि एक कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको लैक्टोमीटर कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ये बता सकता है कि दूध में कितना पानी है। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन जो है वो रिमेंबर है। अब आप चूँकि लैक्टोमीटर के बारे में इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि दूध की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, पानी की डेंसिटी दूध के कंपैरिजन में कम होती है। और लैक्टोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इसी कंसेप्ट पे काम करता है कि अगर दो चीज़ों की डेंसिटी अलग अलग है तो ये उन डेंसिटी के डिफ्रेंशिएशन का ही प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। आप लैक्टोमीटर के इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। आप अगले दिन शॉप पे जाते हैं, एक लैक्टोमीटर ले आते हैं। जब दूध वाला आता है, आपने दूध में लैक्टोमीटर डाला और उसके सामने ही बता दिया कि देखो दूध के अंदर इतना पानी है और इतना दूध है, अब जितना पानी है मैं उसके पैसे नहीं दूंगा। अब इससे दूध वाले को क्या हुआ? दूध वाले को नुकसान हुआ। अब वो क्यों चाहेगा कि उसका नुकसान हो? लेकिन हम सपोज करके चलते हैं कि दूध वाला भी उतना ही पढ़ा लिखा है जितना आप पढ़े लिखे हैं। उसने भी जो है अपने इन्फॉर्मेशन को रिकॉल किया कि मालिक ने जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया है उसे लैक्टोमीटर कहते हैं। वो भी इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि लैक्टोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो अलग अलग डेंसिटी का अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन होगा तो ये डेंसिटी डिफरेंशिएशन के प्रिंसिपल पे फंक्शन करके बता देगा कि उसमें कितना परसेंटेज कौन सी डेंसिटी है और कितनी परसेंट कौन सी डेंसिटी है। अगले दिन वो क्या करता है कि पहले दूध में जो फ्रेश वाटर मिलाता था उसकी जगह वो किसी नाली में ठहरा हुआ या किसी टंकी में काफ़ी दिनों से ठहरे हुए पानी को मिला देता है, क्योंकि वो जानता है कि जो पानी ठहरा हुआ होता है उसकी डेंसिटी लगभग दूध की डेंसिटी के बराबर ही होती है। उसने पानी आज भी मिलाया, वो आपके पास गया, आपने फिर लैक्टोमीटर डाला, आपके लैक्टोमीटर ने कहा कि पूरा का पूरा दूध ही है। आप दोनों ने क्या किया? दोनों ने जो है अप्लाई किया, लेकिन एक का एप्लीकेशन पॉजिटिव साइड में था, दूध वाले का नेगेटिव साइड में था। एक चाहता है कि उसे दूध जो है वो शुद्ध मिले, दूसरा चाहता है कि वो दूध में पानी मिलाएगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। ऐसी ही एक और स्टोरी है। आपने साइंस के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल आप जानते होंगे। इसका एक ही प्रिंसिपल है साइंस का कि डिवाइड एंड अंडरस्टैंड। साइंस में यही होता है कि कोई भी चीज़ हमारे सामने अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हम उसे डिवाइड करते जाते हैं और छोटे छोटे पीसेस के अंदर समझते चले जाते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, साइंस तो पढ़ा ही होगा, उन लोगों ने भी साइंस में ये पढ़ा था डिवाइड एंड अंडरस्टैंड।
लेकिन इस प्रिंसिपल को उन्होंने इंडिया के ऊपर दूसरे तरीके से अप्लाई किया। उन्होंने अप्लाई कर दिया डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड एंड रूल का जो प्रिंसिपल था, ये अचानक से किसी के जहन में नहीं आया था। ये साइंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल ही था, जिस प्रिंसिपल को उन्होंने हल्का सा मॉडिफाई किया और अप्लाई कर दिया। एजुकेशन का यही फ़ायदा है। हालांकि ये एक नेगेटिव अप्रोच है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो पॉजिटिव अप्रोच भी कर सकते थे, लेकिन आप जानते हैं ये तो विज्ञान है। विज्ञान में आज तक ऐसा कोई चाकू नहीं बना है जो सिर्फ सब्जियां काटना जानता हो, अंगुली काटना नहीं जानता हो। अब ऐसी ही एक प्रॉब्लम जो है मैं आपके सामने और शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए आप एक आरटीओ ऑफिसर हैं, आप गश्त पे थे, आप देखते हैं कि कोई 20 ट्रक जो हैं वो ओवरलोडिंग जा रहे हैं। आपने जो ट्रक आगे ही आगे चल रहा था उसको रुकवा लिया, उससे पूछा कि आपको चालान जो है वो देना पड़ेगा क्योंकि आपके ट्रक जो हैं वो ओवरलोड हैं। ट्रक ड्राइवर आपको कहता है कि नहीं साहब, हमारे ट्रक तो ओवरलोड नहीं है, जितनी कैपेसिटी ट्रक की है इसमें सामान भी उतना ही है। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर झूठ बोल रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप कह सकते हैं कि आपको ट्रक ड्राइवर को जो है वो कहना चाहिए कि आप किसी एक कांटे पे चलिए जहां हम इस ट्रक का मापतोल करेंगे, पता लगा लेंगे कि इसमें ओवरलोड है या नहीं है, कैपेसिटी के अनुसार जो है वो इसके अंदर पत्थर जिसको हम रोड़ी कहते हैं वो भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। लेकिन आप जानते हैं ट्रक ड्राइवर भी उतने ही शातिर होते हैं जितने आप होते हैं। आपने जब ट्रक ड्राइवर को कांटे पे ले जाने के लिए कहा, ट्रक ड्राइवर ने कहा कि देखो साहब, मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर आपको चलाना आता हो तो बस ये चाबी लीजिए और आप ही लेके जाइए इसको। तो आपके सामने एक और समस्या है। मान लीजिए आपको ट्रक नहीं चलाना आता, लेकिन आपके साथ कोई एक कांस्टेबल है, कोई दरोगा है। आप उन्हें कहते हैं कि आप इस ट्रक को जो है मैं गाड़ी आगे लेके चलता हूँ, आप पीछे से जो है पीछे पीछे ट्रक जो है कांटे के ऊपर लेके चलेंगे, इसका मापतोल करेंगे। लेकिन तभी जो है आप देखते हैं कि जो पीछे और ट्रक ड्राइवर थे, इन सब लोगों का लिंक होता है। इन्होंने कांटे वाले को फ़ोन किया, बताया कि आरटीओ साहब आए हुए हैं और आप या तो धर्म कांटा को लॉक करके चले जाओ, या फिर जब वो आएँ तो माप तोल के लिए मना कर देना, बोल देना कि कांटा ख़राब हो गया है। अब जब आप कांटे के ऊपर पहुँचे तो उस व्यक्ति ने वही जवाब दिया कि कांटा ख़राब हो गया है, या फिर वो तोलने के लिए मना कर रहा है आपको, क्योंकि वो पहचान ही लेगा कि आप ऑफिसर हैं, आप चालान बनाएंगे। अब आपके सामने दूसरी समस्या कि अब आप क्या करेंगे। एक तरीका आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की इतनी हिम्मत हो सकती है, 2 डंडे लगाएंगे और सारा काम ठीक हो जाएगा। नहीं कर सकते आप, मानवाधिकार है, ह्यूमन डिग्निटी के नाते आप किसी को ऐसे मार नहीं सकते। आप ऑफिसर हैं, आप टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आप जो हैं अपने दरोगा को कहते हैं कि इस ट्रक को जो है वो खाली करिएगा। खाली हमें इस तरीके से करना है कि जितने भी रोड़ी हैं वो एक कोनिकल शेप के अंदर जो है वो ज़मीन के ऊपर आ जाएं। जैसा आपने कहा, दरोगा ने रोड़ियों को कोनिकल शेप में ही जो है वो उस ट्रक को भी खाली कर दिया। अब आपने देखा कि ये जो कोनिकल शेप बनी है, आपने इसका रेडियस का मापन किया, हाइट का मापन कर लिया और आपने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। ये आप एक फॉर्मूला है, रिकॉल कर रहे होंगे वॉल्यूम निकालने का किसी भी कोन का। ये पहली स्टेज है रिमेम्बरिंग की। अब आपने वॉल्यूम निकाला, लेकिन अभी आपके पास मास कैलकुलेशन के लिए डेंसिटी नहीं है। अब आप इस कोनिकल के फॉर्मूले को लिंक कर रहे हैं किससे? डेंसिटी के लिए। आपने दरोगा से कहा कि इसमें से एक कोई कंकर ले लीजिए, लेबोरेटरी में जाइए और तुरंत पता करके आइए कि इस पत्थर की डेंसिटी क्या है। मान लीजिए दरोगा को आधा घंटा लगा या 1 घंटा लगा, उसने बता दिया कि इसकी डेंसिटी ये है। आपने वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, मास निकाल लिया। आपको पता लग गया कि इस ट्रक की कैपेसिटी क्या है और इसके अंदर मास कितना है। इस तरीके से आपने चालान बनाया। 20 ट्रक थे, 20 के 20 ट्रकों का चालान बना दिया। ये क्या चीज़ थी? कुछ भी नहीं था, आपका अपना एजुकेशन ही था कि आपने एक फार्मूला रिमेंबर किया, क्योंकि आपने फार्मूले अंडरस्टैंड कर रखे थे। आप ये जानते थे कि आपको वॉल्यूम पता लग जाए, डेंसिटी तो आप पता कर ही ले जाएंगे और उसके बाद आप मास कैलकुलेट कर लेंगे। मैथमेटिक्स के इन फॉर्मूलों को तीसरे स्टेज में आपने अप्लाई कर दिया। यही बात ब्लूम की
टैक्सोनॉमी में आती है। अब मैं आता हूँ ब्लूम की अगले 3 स्टेज पर। ये स्टेज क्या है? ये हैं एनालाइज करना, इवेलुएट करना और कुछ नया क्रिएट करना। अब मैं आपको फिर से एक स्टोरी सुना रहा हूँ। एक कोई लड़की है, अपने आसपास में देखती है कि कुछ लोग हैं जो रद्दी या प्लास्टिक को चुनते हैं, उसको वो बेचते हैं और अपना पैसा कमाते हैं। लेकिन उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ये लोग जो प्लास्टिक को चुनते हैं, एक ख़ास तरीके का प्लास्टिक जो कि चॉकलेट के रैपर में होता है या कहो बिस्किट के रैपर्स में होता है, ये उस प्लास्टिक को छोड़ देते हैं, बाकी प्लास्टिक को चुनते हैं। उसका मन किया कि मैं इन लोगों से ये सवाल पूछूं कि ऐसा ये क्यों करते हैं। उसने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनमें जो है, इनका जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल नहीं होता, और वो रिसाइकिल नहीं होता तो इसके बदले में उन्हें पैसे भी नहीं मिलते, तो वो इस रैपर का कोई यूज़ नहीं करते। लेकिन वो लड़की जानती थी कि अगर ये प्लास्टिक इन्वायरमेंट में ऐसे ही रहेगा तो इन्वायरमेंट के लिए तो एक ख़तरा है ही। अब वो सोचती है कि तो फिर इस प्लास्टिक के साथ या इन रैपर्स का क्या किया जाए। इसके बाद जो है वो इस प्लास्टिक के ऊपर अपने कुछ दोस्तों के साथ और अपने मेंटर्स के साथ जो है कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती है। वो देखना चाहती है कि इस प्लास्टिक में ऐसा क्या है कि ये रिसाइकिल नहीं होता। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसने पाया कि इन रैपर्स के अंदर एक ख़ास तरीके का मटेरियल होता है, और उस मटेरियल की ख़ास बात ये होती है कि वो हीट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। अब वो सोचती है कि इस मटेरियल का क्या यूज़ किया जाए। उसके बाद उसके जहन में एक विचार आता है, क्यों ना इस प्लास्टिक के जो बड़े बड़े बोर्ड बनाए जाएं। क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होता है तो इसका यूज़ जो झोंपड़ियाँ होती हैं उनमें छत के रूप में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हीट जो है इसके आर पार नहीं हो पाएगी, तो इसकी ये एक उपयोगिता हो सकती है। उसे इसके बोर्ड बनाने चाहिए। आपने देखा होगा उसके सामने दूध वाले की तरह एक समस्या थी। समस्या को उसने एनालाइज किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, तमाम तरीके की जानकारियाँ जुटाई। उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचती है, इस डिसीजन पे पहुंचती है, इस जजमेंट पे पहुंचती है कि रैपर के अंदर जो खास तरीके का मटेरियल है ये हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है। यहाँ तक की बात इवेल्युएशन में आती है। इसके बाद जो वो इसके बोर्ड बनाती है, ये उसका मौलिक सर्जन है। ये कुछ क्रिएट कर रही होती है। क्रिएट करने का उद्देश्य भी उसके सामने होता है कि छतों के रूप में इस प्लास्टिक का जो है वो यूज हो सकता है। आपने देखा होगा इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर ब्लूम जिसने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात की है, पूरे प्रोसेस में एक ही चीज़ होती है। आपके सामने कोई एक समस्या होती है, आप उस समस्या से जूझते हैं और अंत में आप कुछ ऐसा मौलिक सर्जन करते हैं जिसे वो क्रिएट की बात करते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यही है, एजुकेशन का गोल भी यही है कि आप उस समस्या से छुटकारा पाएँ। मान लीजिए कोई भी एक बच्चा है, वो देखता है अपने घर के अंदर कि हर हर हम सब लोगों के घरों में वेजिटेबल्स आती रही हैं, लेकिन कोई ये सोचना चाहे कि जो वेजिटेबल्स आती हैं ये कैसे पता लगे कि पेस्टिसाइड वाली वेजिटेबल हैं या बगैर पेस्टिसाइड वाली वेजिटेबल हैं। ये एक समस्या है। अब इस समस्या के ऊपर मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है और अंत में वो ऐसी कोई किट बना देता है जिस किट से आप भले सब्जी को 5 बार धो लें, उसके बाद भी वो किट ये बता पाए कि वेजिटेबल में पेस्टिसाइड का यूज़ हुआ है। बस यही तो क्रिएशन है, यही तो ब्लूम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं।